नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। हम इतिहास विषय का अध्ययन करेंगे। कल पीछे की क्लास में हमने सल्तनत काल के बारे में जाना था और सल्तनत काल में जो गुलाम वंश है, गुलाम वंश अपने चल रहा है, गुलाम वंश के शासकों के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ा था, जिसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। ये पीछे की क्लास में हमने पढ़ा था। 1206 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था। आपको गुलाम वंश के शासकों का कालक्रम भी याद होगा कि कौन कौन से शासक ने कितने समय तक और क्रम वाइज शासन किया है। तो हम बात करते हैं गुलाम वंश के शासकों। तो गुलाम वंश के शासकों में आपको याद होगा, मैंने कल लिखा है, सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा गुलाम वंश की स्थापना की जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात उसके पुत्र आराम शाह ने शासन किया। उसके बाद इल्तुतमिश उसके दामाद ने शासन किया। इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज ने शासन किया। रुकनुद्दीन फिरोज के पश्चात रजिया सुल्तान का शासन आता है, जो मुस्लिम काल के अंदर सबसे पहली महिला शासक रही है। और रजिया सुल्तान के बाद ये क्रम चलता रहता है। रजिया सुल्तान के साथ अहमद शाह का शासन आता है, फिर बहराम शाह का शासन आता है, फिर नासरुद्दीन मोहम्मद का शासन आता है। नासरुद्दीन मोहम्मद के बाद बलबन का शासन आता है। बलबन के बाद केकुबाद का शासन आता है और केकुबाद के बाद क्यूमर्स का शासन आता है। और इन शासकों ने गुलाम वंश में शासन किया है। इनके कालक्रम की घटना को हम पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था कुतुबुद्दीन ऐबक तक। अब बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की। 1210 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। लाहौर में चौगान खेलते वक्त पोलो की तरह एक खेल होता है, जो खेलते हुए घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद तुर्क अमीरों द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र आराम शाह को शासक बनाया जाता है। आराम शाह एक अयोग्य शासक रहता है। ये मात्र 8 माह शासन करता है। कितने समय तक शासन करता है? 8 माह तक शासन करता है। इसको लाहौर में शासक बनाया जाता है तुर्क अमीरों के द्वारा। लेकिन बदायूं में, ये बदायूं उत्तर प्रदेश में है, बदायूं क्षेत्र, वहाँ पर इल्तुतमिश यहाँ का सूबेदार था। इल्तुतमिश इसको नियुक्त किया था कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश के साथ किया था। अतः इल्तुतमिश इसका कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। ये योग्यता और प्रतिभाशाली शासक था। तो इसने बदायूं से अवसर पाकर आराम शाह की, जो आराम शाह है कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र, उसकी हत्या कर दी जाती है। और आराम शाह का सल्तनत काल में गुलाम वंश के दौरान ज़्यादा कोई योगदान नहीं रहता है, मात्र 8 माह का शासन रहता है। ये एक अयोग्य और निर्बल शासक होता है। तो मौका पाकर इल्तुतमिश द्वारा सल्तनत पे अपना शासन स्थापित कर लिया जाता है और सल्तनत अपने हाथ में ले ली जाती है। इल्तुतमिश एक बहुत ही योग्य और प्रतिभाशाली शासक था। और इल्तुतमिश ने 1211 ईस्वी से लेकर 36 ईस्वी तक शासन किया। और इस समय के दौरान इल्तुतमिश ने सल्तनत काल की जड़ें बहुत ही गहरी स्थापित की और सल्तनत को बहुत ही मजबूती प्रदान की। और इल्तुतमिश के समक्ष क्या चुनौतियां आई और उन चुनौतियों का सामना इल्तुतमिश ने कैसे किया, इन सब के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इल्तुतमिश की। तो इल्तुतमिश 1211 ईस्वी से लेकर 36 ईस्वी तक शासन करता है। ये इसका कालक्रम रहता है। इल्तुतमिश जैसे ही बदायूं का गवर्नर था, 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय ये बदायूं में सूबेदार नियुक्त था। उसी दौरान तुर्क अमीरों द्वारा लाहौर में आराम शाह को शासक बना दिया जाता है, जो अयोग्य निर्बल था और ये एक महत्वाकांक्षी शासक था इल्तुतमिश। तो इसने अवसर पाकर आराम शाह से युद्ध कर आराम शाह की हत्या कर दी।
उसी दौरान इल्तुतमिश के समक्ष क्या चुनौतियाँ आई। इल्तुतमिश दिल्ली के अंदर अपना राज्यारोहण करवाया, दिल्ली के तख्त पर इल्तुतमिश बैठ गया। सबसे पहले इल्तुतमिश एक गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक खुद गुलाम था और इल्तुतमिश को जो तुर्क नस्ल है उसका शासक नहीं माना जाता था, एक गुलाम शासक माना जाता। तो सबसे पहले इसके पास तुर्क अमीरों की समस्या आती है। तुर्क अमीरों द्वारा विरोध किया जाता है कि सल्तनत की सत्ता के ऊपर किसी दास का अधिकार नहीं होना चाहिए, कोई तुर्क वंश का शासक होना चाहिए। तो इस बातों का तुर्क अमीरों की समस्या इसके सामने आई और इसने बहुत ही अच्छी तरीके से इसका समाधान किया। कई तुर्क अमीरों द्वारा एक ग्रुप बना लिया गया और दिल्ली के आसपास अपनी सेना एकत्रित कर ली गई। तो इल्तुतमिश ने इनका सामना करते हुए तुर्क अमीरों को कईयों को पराजित करके अपनी अधीनता स्वीकार करा दी और कईयों का वध कर दिया गया। इस तरह तुर्क अमीरों की समस्या से इसके सामने थी और इन्होंने तुर्क अमीरों का दमन किया। सेना का विश्वास प्राप्त करना, इल्तुतमिश नया नया शासक बना था और कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र भी नहीं था, वह दामाद था, इसलिए तुर्क अमीरों द्वारा कईयों द्वारा विरोध किया और सेना के अंदर अधिकतर तुर्की सैनिक थे। तो उन सैनिकों का विश्वास प्राप्त करना भी इसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी और उन्होंने उनका विश्वास हासिल किया और इसमें सफलता प्राप्त की। हिंदू सरदारों की समस्या, नेक्स्ट चुनौती इसके सामने आती है इल्तुतमिश में, हिंदू सरदारों की समस्या। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय कुतुबुद्दीन ऐबक ने कई जो हिंदू जागीरदार थे, सामंत थे, जो शासक थे, उनको अपनी अधीनता स्वीकार करवाई थी और जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है तो वो अवसर पाके अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करते हैं। तो इन हिंदू सरदारों की समस्या इल्तुतमिश के सामने आ जाती है कि उन्हें पुनः कैसे अधीनता स्वीकार की करवाई जाए। तो इस समस्या का भी इल्तुतमिश ने अच्छी तरीके से समाधान किया। फिर आती है उत्तर पश्चिमी सीमा, जो दिल्ली सल्तनत का क्षेत्र था। ये दिल्ली सल्तनत, यहाँ दिल्ली सल्तनत का क्षेत्र, दिल्ली आपको पता ही होगी हिंदुस्तान के नक्शे में कहाँ है। और ये मानचित्र मैंने इसलिए बनाया है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। ये तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ये उत्तर दिशा है और ये दक्षिण है ही, और पूर्व और पश्चिम दिशा, ये पश्चिम दिशा है आपको पता ही होगी, और ये पूर्व दिशा है। जैसे अपन मैप बनाते तो उसमें उत्तर की सबसे ऊपर का जो नक्शा क्षेत्र होता है उसे उत्तर मान लिया जाता है ताकि पढ़ने में और समझने में हमारे आसानी हो। और ये पूर्व का एरिया है, ये पश्चिम का एरिया और ये दक्षिण का एरिया। अब पश्चिमोत्तर क्षेत्र की बात आती है तो हिंदुस्तान में जितने भी विदेशी आक्रमण हुए पश्चिमोत्तर क्षेत्र से ही हुए हैं। तो पश्चिम और उत्तर, जो पश्चिम क्षेत्र ये है पश्चिम और उत्तर, तो पश्चिमोत्तर इनके मध्य का क्षेत्र हो गया पश्चिमोत्तर। हिंदुस्तान में जितने भी विदेशी आक्रमण हुए सिकंदर से लेकर जितने भी अरब तुर्क है वो ज़्यादातर पश्चिमोत्तर से हुए हैं, सभी पश्चिमोत्तर से ही हुए हैं। तो इन क्षेत्र में, इन क्षेत्र के द्वारा आक्रमणकारियों द्वारा दिल्ली सल्तनत के ऊपर आक्रमण किया जाता था। किन किन आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया वो बात हम आगे देखेंगे। तो पश्चिमोत्तर सीमा को सुरक्षित करना ये भी उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। इस चुनौती का भी उसने अच्छी तरीके से समाधान किया। अब खोखरों की समस्या, यही पश्चिमोत्तर क्षेत्र में जो हिंदू डाकू थे उनकी एक जाति खोखर जाति रहती थी, वह उत्पात मचाती थी और उस क्षेत्र में अराजकता फैलाती थी। उस अराजकता का सामना कैसे किया जाए ये भी इल्तुतमिश ने अच्छी तरीके से किया और वहाँ स्थायी चौकियाँ स्थापित करके वहाँ शांति स्थापित की। दुर्बल राज्याधिकार, ये बात मैंने की थी क्योंकि इल्तुतमिश एक गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा खरीदा गया, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा खरीदा गया था और कुतुबुद्दीन ऐबक का विश्वास पात्र बन गया था। मोहम्मद गौरी ने एक बार कहा था कि इस गुलाम के ऊपर तुम अपनी कृपा दृष्टि रखना, ये बहुत ही योग्य और काबिल है, कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा था। और उसकी योग्यता और काबिलियत को देखते हुए ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से किया था।
तो ये दुर्बल राज्याधिकार की सामने आई। तो दास होने के कारण जो तुर्क अमीर वर्ग थे, लोग थे, उनका सत्ता में हस्तक्षेप रहता था। कोई किस व्यक्ति को शासक बनाना, किसको स्थापित करना, किसको सत्ता से बेदखल करना, उसमें उनका पूरा हस्तक्षेप रहता था और बड़े बड़े पदों पर उनकी नियुक्तियां होती थी। इसलिए उन्होंने इसके जो वंश दास का होने से इसका विरोध किया। इस तरह दुर्बल राज्याधिकार भी इसकी समस्या थी, लेकिन इसने धीरे धीरे इस समस्या का भी समाधान कर लिया। और इस समस्या का समाधान उसने, जो खलीफा होता है इस्लाम, जो मुस्लिम इस्लाम धर्म होता है, उसका सबसे बड़ा धर्मगुरु होता है बगदाद में था। और उससे वैधानिक मान्यता, धार्मिक मान्यता इल्तुतमिश ने सबसे पहले ली थी। और दिल्ली सल्तनत का सबसे प्रथम वैधानिक सुल्तान इल्तुतमिश ही माना जाता है। अब नेक्स्ट चुनौती है उसके सामने मंगोल। तो मंगोल एक बहुत ही बर्बक और हिंसक जाति थी, जिसमें चंगेज खान का नाम आप लोगों ने सुना होगा। चंगेज खान उस समय मंगोल आक्रमण का खतरा भारत पे मंडरा रहा था और नवोदित जो दिल्ली सल्तनत का राज्य था, अगर मंगोल शासकों का आक्रमण हो जाता तो वह इस दिल्ली सल्तनत को रौंद देते। अब ये चुनौतियां थी उसके सामने। इल्तुतमिश के इन चुनौतियों के बारे में हमने जाना। और अब इन चुनौतियों से इल्तुतमिश कैसे जो निजात पाते हैं, इन चुनौतियों का कैसे समाधान किया जाता है, इनके बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट। तुर्क अमीरों का दमन। जैसे तुर्क अमीरों का एक दल बन गया और इल्तुतमिश को वो सत्ता से बेदखल करना चाहता था, लेकिन इल्तुतमिश ने बड़ी समझदारी दिखाते हुए इन तुर्क अमीरों का दमन किया। जो तुर्क अमीर थे उन्होंने इसके लिए सत्ता में संघर्ष शुरू कर दिया था और अपनी एक सैनिक टुकड़ी भी बना ली थी, लेकिन इल्तुतमिश ने इनको हरा कर इन अमीरों का वध कर दिया, कईयों का, और कईयों को अधीनता स्वीकार करवा दी। अब ये चरगान चालीसा, ये नाम आपको बहुत ध्यान से देखना है। चरगान चालीसा, चालीसा का अर्थ होता है 40 व्यक्तियों का एक दल, जिसे तुर्कान चहलगानी भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम है तुर्कान चहलगानी भी कहा जा सकता है। इसको अपन लिखते हैं यहाँ तुर्कान ए चहलगानी। चहलगानी इसे कहा जाता है, तुर्कान चहलगानी। ये जब इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, नवोदित थी और अमीर वर्ग उसको बराबर चुनौती दे रहा था, तो इस समय अपने 40 वफादार व्यक्तियों का दल इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया, जो आगे जाकर हम पढ़ेंगे बलवन द्वारा इस तुर्कान चहलगानी चालीसा के दल का कैसे अंत किया जाता है। इल्तुतमिश ने अपने चारों तरफ विश्वसनीय और वफादार लोगों का एक दल बनाया। इस समस्या से निजात पाने के लिए चालीसा का गठन किया। अब बात करते हैं ताजुद्दीन यल्दौज। पीछे की क्लास में हमने पढ़ा था ताजुद्दीन यल्दौज गजनी का सूबेदार शासक था और कुतुबुद्दीन ऐबक के समय से ही ताजुद्दीन यल्दौज दिल्ली सल्तनत के ऊपर अपनी पूरी दृष्टि रखे हुए था और कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दिल्ली सल्तनत को ताजुद्दीन यल्दौज से बचाया जाता है और उसकी पुत्री से विवाह भी किया था। ये बात भी हमने आपको बताई थी। अब बात करते हैं ताजुद्दीन यल्दौज का दमन कैसे किया। 1215 ईस्वी की बात है। ताजुद्दीन यल्दौज ने क्या किया? ताजुद्दीन यल्दौज ने जो नासुरुद्दीन कुबाचा शासन कर रहा था मुल्तान और सिंध पर नासुरुद्दीन कुबाचा का शासन था और वहीं पास में जो गजनी का क्षेत्र पड़ता है अफगानिस्तान के क्षेत्र में, वहीं पे ताजुद्दीन यल्दौज का शासन था। तो ताजुद्दीन यल्दौज ने क्या किया? गजनी से निकलकर नासुरुद्दीन कुबाचा पर मुल्तान, सिंध, लाहौर पर आक्रमण किया और इसी अवसर को ध्यान में रखते हुए इल्तुतमिश ने पुनः ताजुद्दीन यल्दौज पर 1215 ईस्वी में आक्रमण किया और इनके मध्य एक तराइन का युद्ध होता है, जिसे तराइन का तृतीय युद्ध कहा जाता है। आपको याद होगा हमने तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध पढ़ा था। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए
कि त्राइन का तृतीय युद्ध कब हुआ था, तो 1215 ईस्वी में। और किन किन के मध्य हुआ था, तो ताजुद्दीन यल्दौज और इल्तुतमिश के मध्य हुआ था, जिसमें ताजुद्दीन यल्दौज को इल्तुतमिश द्वारा पराजित कर दिया जाता है और इसे बंदी बना लिया जाता है और अंत में इसकी हत्या कर दी। तो इस तरह ताजुद्दीन यल्दौज की समस्या का समाधान इल्तुतमिश के द्वारा कर दिया जाता है। अब बात आती है नासरुद्दीन कुबाचा की। ताजुद्दीन यल्दौज, नासरुद्दीन कुबाचा भी इसके सामने एक समस्या था। मैंने यहाँ पॉइंट में तो नहीं लिखा है, लेकिन इसको आप ये भी इस समस्या की चुनौती का जो समाधान कैसे किया, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि नासरुद्दीन कुबाचा भी मुल्तान और सिंध का शासक था, सामंत था, और वो भी अवसर पाकर दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण करने की फिराक में था। तो इस समस्या का समाधान नासरुद्दीन कुबाचा को 1217 ईस्वी में इल्तुतमिश द्वारा मुल्तान, सिंध और लाहौर पर आक्रमण कर दिया जाता है और लाहौर पर अधिकार कर लिया जाता है और नासरुद्दीन कुबाचा को अपनी अधीनता स्वीकार करवा ली जाती है। लेकिन अवसर पाकर नासरुद्दीन कुबाचा द्वारा पुनः प्रतिरोध विरोध कर दिया जाता है और इल्तुतमिश की सत्ता को चुनौती दी जाती है। तो अब अगली बार इल्तुतमिश द्वारा 1228 ईस्वी, मैंने यहाँ लिखा है 28, इसका मतलब 1228 ईस्वी में पुनः नासरुद्दीन कुबाचा पर इल्तुतमिश के द्वारा आक्रमण किया गया और इस बार नासरुद्दीन कुबाचा को इल्तुतमिश ने पराजित कर दिया। और कहते हैं नासरुद्दीन कुबाचा की भागते वक्त युद्ध में जब वह पराजित हुआ तो भागते वक्त नाव में बैठकर वो भागने का प्रयास कर रहा था और नदी में डूबकर इसकी मृत्यु हो गई। इस तरह इल्तुतमिश ने इस समस्या का भी समाधान कर लिया। अब बात करते हैं बंगाल विजय। तो इस क्षेत्र में बंगाल का शासन था, यहाँ पे भी तुर्क सुल्तानों द्वारा, तुर्क सूबेदारों द्वारा शासन किया जा रहा था, जो भी उसकी इल्तुतमिश की सत्ता को चुनौती देते थे। तो बंगाल क्षेत्र में हम बात करेंगे, बंगाल क्षेत्र में अली मर्दाना खां वहाँ का सूबेदार था और अली मर्दाना खां वहाँ का सूबेदार था। इल्तुतमिश यहाँ का शासक बना, दिल्ली सल्तनत की स्थापना की और 1226 ईस्वी में अली मर्दाना खां को वहाँ के तुर्क अमीरों द्वारा बेदखल कर दिया जाता है और एवाज नाम का व्यक्ति वहाँ का सूबेदार बन जाता है। बंगाल का 1226 ईस्वी में बन जाता है। तो उस दौरान वह अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना करता है और एवाज द्वारा इसकी सत्ता को चुनौती दी जाती है। उसी वक्त इल्तुतमिश के द्वारा 1226 ईस्वी में आक्रमण किया जाता है और इल्तुतमिश का एक पुत्र था नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद, इसके द्वारा एवाज को पराजित करके उसकी हत्या कर दी जाती है। और नासिरुद्दीन मोहम्मद बहुत ही योग्य पुत्र था इल्तुतमिश का, लेकिन कुछ समय पश्चात इसकी मृत्यु हो जाती है 1229 ईस्वी में और जिसी वजह से आगे चलकर इल्तुतमिश द्वारा अपनी पुत्री को उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है। तो एवाज की मृत्यु के बाद वहाँ एक बल्खा शासक बना था, सूबेदार बना बंगाल प्रांत का। तो बल्खा द्वारा भी प्रतिरोध किया गया। तो इल्तुतमिश ने 1230 ईस्वी में आक्रमण करके बल्खा को भी मार दिया और इस तरह बंगाल और बिहार की जो रियासत थी उसे भी दिल्ली सल्तनत में मिला लिया और दिल्ली सल्तनत का विस्तार किया। अब आगे बात करते हैं, बंगाल विजय इसने पूरी कर ली है। खोखरों का दमन, खोखर जाति हमने पढ़ा था, हिंदू खोखर जो उपद्रवी थे उनका दमन भी इन्होंने किया उस क्षेत्र में सैनिक चौकियां स्थापित करके। अब बात करते हैं राजस्थान विजय। तो राजस्थान की तरफ भी जो पहले हिंदू जागीरदार और सामंत थे, शासक थे, उन्होंने दिल्ली सल्तनत की अधीनता स्वीकार कर रखी थी, लेकिन अवसर पाकर उन्होंने भी विद्रोह कर दिया। तो 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश के द्वारा रणथंबोर पर विजय प्राप्त कर ली जाती है और 1230 ईस्वी में जालोर, अजमेर, बयाना, सांबर, नागौर पर भी विजय प्राप्त कर ली जाती है। आपको पता होगी कि अपने नागौर जिले में इल्तुतमिश द्वारा एक सुंदर इमारत का निर्माण किया गया है। कभी आपको नागौर जाने का अवसर मिले तो तारकिन का दरवाज़ा, जिसे कहते हैं तारकिन का दरवाज़ा, तारकिन का दरवाज़ा,
ये इल्तुतमिश ने अपनी विजय के उपलक्ष्य में नागौर में बनाया। और नागौर में जो कई पोल वगैरह होती है, जो वहाँ एक बड़ा सा जो चौराहा है, वहाँ पे आपको तारकिन का दरवाज़ा दिखाई देगा, जो इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया है। इस तरह राजस्थान की विजय कर ली जाती है। और 1231 ईस्वी में जो ग्वालियर का किला है, ग्वालियर के शासक को इल्तुतमिश के द्वारा पराजित किया जाता है। और इसी 1231 ईस्वी की विजय के पश्चात एक अविश्वसनीय घटना घटित होती है, जिसका इतिहास में बहुत जिक्र किया जाता है। सबसे पहली बार इल्तुतमिश द्वारा अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को शासक, अपना उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है कि मेरे मरने के पश्चात गद्दी पर कौन बैठेगा? रजिया सुल्तान। तो हमने देखा वह रजिया सुल्तान को उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। और उससे पहले एक चुनौती और जिसका जिक्र अपने को करना होगा, मंगोलों की चुनौती। जो मंगोल और बर्बर जाति की हमने बात की थी, चंगेज खान उसका सेनापति था, मंगोल जाति का जो नेता था, उसने या जो ख्वारिज्म है जहाँ तुर्की ओटोमन साम्राज्य था, ख्वारिज्म वहाँ का शासक था, उसको चंगेज खान के द्वारा पराजित कर दिया जाता है। और चंगेज खान इधर से आक्रमण करते हुए, मध्य एशिया की एक बर्बर जाति है, ये जो इस्लामिक राज्य है उस पर आक्रमण करती है और ख्वारिज्म के शाह को पराजित कर दिया। तो ख्वारिज्म शाह का जो शासक, वहाँ का मंगबरनी जो राजकुमार था, वह चंगेज खान के आक्रमण की वजह से यहाँ मदद लेने के लिए इल्तुतमिश के पास आ जाता था। और उसी समय के दौरान नवोदित दिल्ली पर अगर चंगेज खान का आक्रमण हो जाता तो दिल्ली सल्तनत की समाप्ति वहीं हो जाती। तो इसी समय अपने इल्तुतमिश ने अपने विवेक का परिचय दिया और इस मंगबरनी ख्वारिज्म का राजकुमार था, उसको विनम्रता पूर्वक मना करते हुए उन्होंने मना कर दिया इल्तुतमिश ने किसी तरह की सहायता देकर। और चंगेज खान ने भी एक स्वतंत्र राजा की सीमाओं का उल्लंघन नहीं किया और तटस्थ होने के कारण दिल्ली पर आक्रमण किया। इस तरह मंगोलों के आक्रमण से भी दिल्ली को इल्तुतमिश ने बचाया। अब इस तरह अपना समय के दौरान उसने इन समस्याओं का सामना किया और एक अंतिम अभियान के दौरान जो बयाना भरतपुर की तरफ उसका अभियान था 1236 ईस्वी में, इल्तुतमिश की अभियान के दौरान तबीयत खराब हो जाती है और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो आज हमने पढ़ा आराम शाह जो शासक था गुलाम वंश का, उसके बारे में पढ़ा और इल्तुतमिश की योग्यता, उनकी चुनौतियां, समस्याओं और उनका समाधान कैसे किया उसके बारे में पढ़ा। और इल्तुतमिश ने अपने दिल्ली सल्तनत का विस्तार किस तरीके से कहा इस बारे में जाना है। और उसके बाद में गुलाम वंश में हम रजिया सुल्तान भी आगे पढ़ेंगे, जो जितना भी कालक्रम है उनका, जितने शासक हुए उनके बारे में पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों, जो गुलाम वंश के शासक थे उनमें से हमने, आपको पता होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, इन तीन को पढ़ लिया है। और अब अपने बाकी कितने बचे हैं ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। और इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र आएगा रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज के बाद में इल्तुतमिश की पुत्री आएगी रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान के बाद में बैराम शाह, मसूद शाह, नासुरुद्दीन महमूद आएगा। उसके बाद बलबन, केकुबाद और क्यूमस, इनके बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट्स के ज़रिए मुझे पूछ सकते हो। और ये जो थोड़े नाम कठिन है इनको बार बार आप पढ़ोगे तो याद रखने में बहुत आसानी होगी। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।